आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, कल के वीडियो सेशन के अंदर हमने आप सभी के साथ कुछ शिक्षण विधियां डिस्कस करी थी, यानी कुछ टीचिंग मेथड्स डिस्कस करे थे, राइट। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम अगेन फिर से कुछ शिक्षण विधियां डिस्कस करेंगे, 5-6 और आई थिंक 5-6 हमने कल करे थे। देखिए जो आपके टीचिंग मेथड्स होते हैं ये आपके हर एक एग्जाम में टीचिंग वाले में आ ही जाता है एक ना एक, ठीक है। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूटैट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, सुपर टैट कर रहे हो, एसटैट कर रहे हो, यूटैट कर रहे हो, या इसके अलावा कोई भी स्टेट टैट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एनवीएस हो, केवीएस हो, GSSB एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपसे एक ना एक लाइक शिक्षण विधियां पूछ ली जाती हैं कि भाई ये शिक्षण विधि बताओ, या फिर इसका इन्वेंटर बताओ, है ना, फाउंडर बताओ। तो बेसिकली आपको एक मोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। सो देखिए, जिसने भी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी अब हम एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे ताकि आपको चीज़ें फाइंड करना थोड़ा सा ईजियर हो जाए, है ना। अभी सारी चीज़ें हौच पौच हो रही हैं तो समझ नहीं आता है कितनी वीडियोस कौन सी क्या, तो हम एक जगह उसको सब चीज़ें मैनेज भी कर देंगे। अच्छा देखिए, एक और चीज़ है, पढ़ाई आप जब भी करें उसको कभी भी बर्डन मान के ना करें, है ना, उसको कभी भी बोझ ना समझें, हमेशा उसको एक फन की तरह करें, इंजॉय करते हुए पढ़ें। तो वो चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपकी बहुत तेज़ी से आपके माइंड जो है उसको ग्रैब करेगा, है ना, वो जल्दी से आपके माइंड में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको इंजॉय के साथ पढ़ा। हम भी यही कोशिश करते हैं कि यार जो भी चीज़ हम आपको समझाएं या बताएं थोड़ा सा लाइक अच्छे वे में, थोड़ा सा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं, है ना, थोड़ा फन के साथ करें ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, और अच्छे से फन के साथ करेंगे तो चीज़ें आप अच्छे से उसको ग्रैब भी कर पाएंगे। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। जैसे अब आप लोग सॉन्ग सुनते हो, आपको सभी को एक एक सॉन्ग्स आपको मस्त तरीके से सब याद होगा, है ना, सारे सॉन्ग्स की कोई सी भी लाइन सुन लो उठा के आपको एकदम याद होगी, है ना, रट्टी पड़ी होगी, बुक्स का कुछ नहीं पता होगा पर सॉन्ग्स याद हैं। क्यों? उसका पीछे रीज़न है, क्योंकि जब आप सॉन्ग सुनते हैं तो उसको बर्डन फील करके नहीं सुनते हैं, है ना, उसको आप एकदम से लाइक इंजॉय के साथ सुनते हैं, उसके अंदर आपको इंटरेस्ट आता है, खुद भी उसको गाते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप से हमको याद हो जाती हैं, है ना, यही रीज़न है। तो इसी तरीके से हमें पढ़ाई को भी करना चाहिए, फिर देखिए कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। सो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि बातें फिर ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, बातों का तो कोई तोड़ ही नहीं होता। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला मेथड है आज का, ये है हमारा डाल्टन मेथड, डाल्टन विधि, या फिर इसको आप ठेका विधि भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। अब बात आती है कि भाई इसके फाउंडर कौन थे, इसके इन्वेंटर कौन थे, कौन इसके जनक थे, किसने इसको दिया? तो भाई ये थे आपके कुमारी हेलेन पाखर्ड्स, ठीक है। अब बात आती है कि भैया इस ठेका विधि में या फिर इस डाल्टन मेथड के अंदर बेसिकली है क्या। देखो भाई, जैसा कि हमें नाम से समझ आ रहा है ठेका विधि, अब इसको आप कुछ सरकारी ठेका वगैरह मत समझ लेना। ये ठेका पता है किस तरीके का है? ये है, इसके अंदर आपको टीचर, जैसे कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि हमें किसी चीज़ का ठेका मिला, ठेका इन द सेंस यहाँ भी टीचर आपको एक निर्धारित समय के अंदर एक निर्धारित कार्य करने के लिए दे देता है इस विधि के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जब आप स्कूल में थे तो आपके टीचर्स आपको लाइक सपोज प्रैक्टिकल्स वगैरह दे देते थे, ठीक है, कि भाई आपको ना ऐसा है कि मैं आप सभी से 1 महीने बाद इस डे को प्रैक्टिकल फाइल सब बच्चों की सबमिट करूंगी या करूंगा, ठीक है। टीचर्स ऐसे बोलते थे और हम क्या करते थे कि भैया 1 महीने बाद हम लोग की साइंस की फाइल सबमिट होनी है, जो जल्दी हम लोग लग जाते थे अपनी मेहनत में, यहाँ से ढूंढ वहाँ से ढूंढ, ये कर, उसकी बुक ले, इसकी बुक ले, है ना, करके हम अपनी सारी फाइल्स को बेसिकली कंप्लीट करते थे, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ, कितना सही एग्जाम्पल है कि भैया इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमें एक फिक्स असाइनमेंट को करना है। जो हमें असाइनमेंट दिया हुआ है, हमें उस असाइनमेंट को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर उस कार्य को कंप्लीट करके जो है टीचर को देना है। तो ये आपकी एक ठेका विधि हो जाती है इसी वजह से, समझे? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद क्या होता है भाई, अब देखो एक और चीज़ है इसके अंदर ना, टीचर क्या करता है, वो ना बच्चों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको जैसे फिजिक्स वगैरह लैब में ले जाते होंगे ना टीचर, जब हम छोटे थे तो कंप्यूटर वगैरह लैब में ले गए, ठीक है, या फिर फिजिक्स लैब में ले गए, या फिर केमिस्ट्री लैब में ले गए। वहाँ जाके क्या करते थे, टीचर्स बोलते थे कि देखो ये है आपकी फाइल, इसमें से देखो सारी चीज़ें, सारे मेथड्स देखो कि किसमें कौन सा केमिकल मिलाना है, ठीक है, कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर मिलाना है करके, और चीज़ें बनाओ। तो हम क्या करते थे, अच्छा 10 ml ये लिया, ये मिला दिया, 5 उसमें ये मिला दिया, उससे कुछ और बन गया। तो हम क्या करते थे, खुद से एक्सपेरिमेंट करते थे, देख देख के। मटेरियल्स हमको टीचर प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन हम खुद से सारी चीज़ें देख देख के उसको बच्चा करता था, है ना। तो क्या यानी कि इस विधि के अंदर बच्चा खुद से ही करके सीखता है ना। तो ये आपकी बेसिकली डाल्टन मेथड हो जाती है। अब ये प्रयोगशाला भी इसी के अंदर चीज आती है ना, कि लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि, यही चीज है वो भी, है ना, कि यहाँ पे बच्चा खुद से करके सीखेगा। टीचर उसको बुक प्रोवाइड कर देगा, सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कर देगा, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर देगा, एड्स प्रोवाइड कर देगा। अब सारी चीजें करनी बच्चों को यहाँ पे है, वो उसकी हेल्प भी करेगा, जो उसको नहीं समझ आ रहा है टीचर बता देगा। बट बच्चा जब खुद से यहाँ पे कर रहा है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, चीजों को कर रहा है, असाइनमेंट्स कर रहा है, तो इससे वो यहाँ से सीख भी तो रहा है ना। तो यही चीज आपकी क्या हो जाती है, प्रयोगशाला
विधि डाल्टन मेथड। अब इससे क्या होता है भाई, ये आपकी एक चाइल्ड सेंटर्ड विधि है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा खुद से सारी चीजों को कर रहा है ना। और यहाँ पे क्या होता है, इस विधि से फ्लेक्सिबिलिटी भी बच्चों के अंदर जनरेट होती है, समझे। तो यही सारी चीजें आपकी बेसिकली डाल्टन विधि के अंदर आपकी आ जाती हैं। कि आई होप आपको ये विधि समझ आई होगी। आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यानी कि मानसिक उद्दीलन। अब जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। यानी कि अब आप इसको देखो, वाला तूफान मत समझ लेना कि भैया ऐसे आंधी आई है, ऐसे हवा चली, धूल आई, इसकी उस वाले तूफान की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे ब्रेन के अंदर तूफान आता है थॉट्स का, ठीक है, अलग अलग आइडियाज का, अलग अलग विचारों का, क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशन का। इसी को यहाँ पे बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग बोल दिया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भैया किसने इसको दिया, कौन इसके फाउंडर, कौन इसके इन्वेंटर। तो भाई ये जो दिया है ये आपके एलेक्स फैक ने, ऑसबॉर्न ने इसको दिया है। अब थोड़ा सा हम इसको डेप्थ में पढ़ते हैं। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, जब हम बच्चों को ग्रुप में बिठा के किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलवाते हैं उन्हीं के थ्रू, ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो छोटे बच्चों के लिए तो आप ऐसे बड़े बड़े को एग्जाम्पल यूज नहीं करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम से तो अच्छा कोई एग्जाम्पल होगा नहीं, ठीक है, ग्रुपिंग का। तो एक टीचर है और उन्होंने मान लीजिए बच्चों को दिया कि भैया जो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर या फिर एजुकेशन के ऊपर उन्होंने कोई टॉपिक दिया कि ठीक है ये आपकी प्रॉब्लम है, आज आपका टॉपिक है और आपको ये बताना है अपने आइडिया से कि आप एजुकेशन के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हो ताकि आपका एजुकेशन सिस्टम और ज़्यादा इंप्रूव हो सके और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके अलग अलग स्तरों पे, ठीक है। अब बच्चे बैठ गए बड़े शांत, बोले भाई आज हम बताएंगे इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, तो क्या होगा, जितने उनके पास दिमाग है, मीन जितने बच्चे हैं उतने उनके पास दिमाग होंगे ना, उतने उनके पास माइंड भी होंगे। अगर 30 बच्चे तो 30 दिमाग और 30 ही आइडियाज अलग अलग। अब बच्चे लगे सोचने, ठीक है, कोई बच्चा कुछ सोच रहा है, कोई बच्चा कुछ सोच रहा है ना, सबके अलग अलग दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। भैया तूफान आ चुका है थॉट्स का, कोई कुछ सोच रहा है, कोई ये सोच रहा है कि अगर इस वाले पॉइंट को हटा दिया जाए एजुकेशन से तो चीजें सुधर सकती है, कोई ये सोच रहा है कि इसको ऐड कर दिया जाए तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से हर एक बच्चा अलग अलग दिशाओं के अंदर सोच रहा है, अलग अलग थॉट्स वो उसके दिमाग में आ रहे हैं, अलग अलग थिंकिंग वो कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, उनके अंदर ना एक क्रिएटिविटी भी क्रिएट हो रही है ना, एक क्रिएटिविटी उनके अंदर जनरेट हो रही है। क्रिएटिविटी किस लेवल में जाएगी भाई, इसका मतलब है कि वो एक डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कर रहा है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होगा यहाँ पे, मतलब वो अलग अलग डायरेक्शंस में सोच रहा है। जब हम अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर सोचते हैं, दिशाओं में सोचते हैं, तो वो हमारी डाइवर्जेंट हो जाती है। और कन्वर्जेंट जस्ट इसकी अपोजिट है, जब हम किसी एक पॉइंट पर सोचते हैं, ठीक है। जैसे एमसीक्यू वगैरह इसका आई थिंक कन्वर्जेंट का बेस एग्जाम्पल रहता है। सो अगर हम बात करते हैं डाइवर्जेंट, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएट होगी, ठीक है, क्रिएटिविटी बनेगी, अलग अलग आइडियाज आएंगे, अलग अलग थॉट्स आएंगे, अलग अलग विचार आएंगे, ठीक है। अब टीचर क्या करेगा, उन्हीं चीज़ों को जो उनके खुद के थॉट्स है, जो उनके आइडियाज हैं, उनको एक जो है बोर्ड पे लिख दिया कि चलो भैया आपने ये बताया, आपका आइडिया लिख दो, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अब सारे आइडियाज को मिला के एक कंक्लूजन निकाला जाएगा। उस कंक्लूजन से देखा जाएगा कि भैया बेस्ट जो आइडियाज होंगे उनको ले लिया जाएगा। तो जो प्रॉब्लम रहेगी वो बेसिकली सॉल्व हो जाएगी बच्चों के खुद के ही आइडियाज से, ठीक है। तो यही आपकी बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, यानी कि जब हम ग्रुपिंग में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो उससे क्या होता है, बेसिकली बच्चों की इमेजिनेशन पावर भी तो स्ट्रांग होती है। जब वो सोचेगा, इमेजिन करेगा, तो उससे इमेजिनेशन पावर भी स्ट्रांग होगी, क्रिएटिविटी भी आएगी, नए नए आइडियाज भी आएंगे, समझे। तो ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है। अब बात आती है कि क्या भाई जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या ये केवल ग्रुप में ही की जाती है, तो देखो ऐसा नहीं है, इसको हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। बट हाँ बात ये है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है मेनली वो आपकी ग्रुप के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। क्यों भाई, जब ग्रुप के अंदर क्या होगा, जितने बच्चे होंगे उतने दिमाग होंगे, उतने आइडियाज होंगे, उतने थॉट्स होंगे, उतने अलग अलग इमेजिनेशन चीज़ें होंगी, उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी। तो स्ट्रॉन्ग किस में हुई, ग्रुप में हुई या इंडिविजुअली हुई। तो इसलिए थोड़ी सी जो स्ट्रॉन्ग होती है, जो इफेक्टिव होती है, वो ग्रुपिंग में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बाकी और कोई रीज़न नहीं है। सो ये था आपका ओवरऑल ब्रेनस्टॉर्मिंग। आई होप कि आपको ये बेसिकली समझ आया होगा। हमारी नेक्स्ट विधि आती है, ये है आपकी किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन मेथड, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसको किसने दिया, तो इसको आपके फ्राइडरिच फ्रोबेल ने दिया। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि आपको इसके नाम से भी पता चल रहा होगा किंडरगार्टन, ठीक है। तो किंडर का मतलब होता है बच्चे, बाल, और गार्डन का मतलब होता है उद्यान, यानी कि बच्चों का बगीचा, समझे। इसके अंदर क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनको गार्डनर मान लिया जाता है, उनको माली मान लिया जाता है, और जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको एज अ प्लांट की तरह ट्रीट करते हैं, उनको पौधे मान लिया जाता है। अब जैसे गार्डनर जो होता है, जो माली होता है, वो क्या करता है,
बच्चों पौधों को सींचता है ना, मान लो पहले पौधा है, बीज है, ठीक है, फिर उनको पानी लगाएगा, ठीक है, खाद देगा, ये करेगा वो करेगा, है ना, तो फिर पौधा धीरे धीरे करके बड़ा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो टीचर है, ठीक है, वो एज अ गार्डनर की तरह वर्क करेगा बच्चों के ऊपर, और बच्चे जो होंगे वो यहाँ पे एज अ प्लांट की तरह वर्क करेंगे। और ये आपकी एक चाइल्ड सेंटर्ड टेक्निक है, ये आपकी एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा खुद से ही सीखता है, नेचुरल तरीके से यहाँ पे बच्चा सीखता है। यानी कि ये जो विधि है आपकी किंडरगार्टन, इसके अंदर आप पुस्तकों पे जोर नहीं देते हो। ये नहीं कि भैया बैठ के पढ़ो, ये करो वो करो, ABCD लर्न करो, ये लर्न करो, वो, ऐसा नहीं होता है। इसमें बच्चा खुद से जो भी सीखता है वो खेल कूद के माध्यम से सीखता है सारी चीज़ें, ठीक है, किसके माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से। यहाँ पे पुस्तकों पे कोई जोर नहीं दिया जाता। बच्चा खेलेगा तो सीखेगा, ठीक है, 100 चीज़ें होंगी खेलने में, ये सीखेगा वो सीखेगा, तो वो खुद से सीखता रहता है, बस टीचर उसको एज अ गार्डनर की तरह गाइड करता रहता है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली किंडरगार्टन विधि है, और बहुत सिंपल सी ये बेसिकली विधि है आपकी। और देखिए ये बेसिकली प्लेवेल जो आपका मेथड था उसके द्वारा पढ़ाई जाने वाला ये आपकी पहला सिस्टम है जो किंडरगार्टन मेथड है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये भी यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर। ये है आपका मॉन्टेसरी मेथड, यानी कि मॉन्टेसरी विधि। ये आपकी किसने दी थी, तो भाई ये आपकी मारिया मॉन्टेसरी ने इसको दिया था। अब बात आती कि भाई इस विधि के अंदर है क्या, तो देखो ये है जब हम बच्चा जब नेचुरल तरीके से सीखता है, ठीक है, नेचुरलिस्टिक वे के अंदर वो सीखता है, ठीक है। कैसे, यानी कि जब वो खुद से लाइक खेलेगा, कूदेगा और सीखेगा, ये आपकी बेसिकली मॉन्टेसरी विधि हो जाती है, ठीक। ये जो विधि है, ये देखिए जो स्पेशली यूज करी जाती है, ये आपकी मेनली जो वर्क करती है, ये मेंटली जो रिटार्डेड बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा उपयोगी मानी गई है। इसके अंदर मारिया मॉन्टेसरी जी ने बोला कि भाई ऐसा है, इसके अंदर आप 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करो। किस किस पे, एक तो मस्कुलर ट्रेनिंग पे। मस्कुलर पे कैसे, भाई जब बच्चा खेलेगा कूदेगा तो उसकी मसल्स क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी, है ना। देखो जब तक हमारा क्या होता है ना, हमारा मेंटल जो वर्क है, यानी कि जो हमारी माइंड है वो भी जब भी वर्क करेगा जब हम फिजिकली तरीके से सही होंगे, ठीक। तो उन्होंने बोला कि भैया मसल्स जब तक स्ट्रांग होंगी तभी तो अच्छे से माइंड आपका वर्क करेगा, चीज़ों को ग्रैब करेगा। तो इसलिए मस्कुलर ट्रेनिंग पे थोड़ा अच्छे से जोर दो। उसके बाद आपकी सेंसरी ट्रेनिंग्स पे जोर दो, यानी कि बच्चा यहाँ पे सेंसेस जो उसके सेंस ऑर्गन्स है, सारे सेंस ऑर्गन्स का यूज करके तब वो बेसिकली सीखेगा, है ना। तो बेसिकली उनको सेंसरी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अपने अच्छे से सारे सेंसेस का यूज कर सके। उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया 3 आवर्स पे जो है ज्यादा फोकस करो। 3 आवर कौन कौन से थे, 3 आवर्स थे आपके रीडिंग, राइटिंग और साथ में आपका अर्थमेटिक, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भैया 3 आवर्स के ऊपर आपको अच्छे से ज्यादा फोकस करना है। तो यही आपकी बेसिकली मॉन्टेसरी मेथड है जहाँ पे बच्चा नेचुरल तरीके से सीखेगा, खुद से सीखेगा, खेलेगा कूदेगा और सीखेगा, राइट। तो इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बट ये है कि ये आपकी एक चाइल्ड सेंटर टेक्निक है, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे खुद से सीख रहे हैं, टीचर यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, वो खुद से बस बच्चा सीख रहा है। हाँ टीचर को गाइड का काम जरूर करता है बट बच्चा यहाँ पे सीख रहा है। सोशल एक्सपेक्ट्स उनके अंदर क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। जब आपस में रहेंगे, ग्रुप बनाएंगे, खेलेंगे आपस में, तो क्या होगा, सोशलाइजेशन वाली जो बेसिकली फीलिंग्स होंगी वो सारी चीज़ें उनके अंदर जनरेट होंगी, वाले भाव उनके अंदर जो है उत्पन्न होंगे, है ना। तो यही सारी चीज़ें आपकी मॉन्टेसरी मेथड के अंदर आ जाती है। आई होप कि आपको बेसिकली समझ आया। मैं डिस्कस करते हैं, ये है आपका ड्रिल मेथड यानी कि ड्रिल विधि, ठीक। अब आपने इसको वो ड्रिल मशीन मत समझ लेना, अच्छा ड्रिल मतलब ड्रिल मशीन, ना ना ना, उस सारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभ्यास की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिपीटेशन की। मेनली आपका इस मेथड के अंदर देखिए कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें बेसिकली आपकी मेन रहती हैं। क्या, सबसे पहले किसी भी चीज को हियरिंग करना मतलब सुनना, उसके बाद उस चीज को स्पीक करना यानी कि स्पीकिंग बोलना, ठीक। उसके बाद उस चीज को रीडिंग करना, उस चीज को पढ़ना, उसके बाद राइटिंग यानी उस चीज को लिखना, और फिर यही प्रोसेस आपको जब तक रिपीट करते रहना है। एंड में आता है आपका रिपीटेशन। जब तक आपको वो चीज अच्छे से आ ना जाए, जब तक आपको वो चीज अच्छे से आपकी उस पर पकड़ ना बन जाए, जब तक आप उस चीज को सीख ना जाए, तब तक आप उस चीज का अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिपीटेशन करते रहेंगे, और यही प्रोसेस आपका ड्रिल मेथड हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे आप लोग खुद अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हम किसी चीज को पढ़ने को बहुत से स्टूडेंट्स की आदत रहती है, उनमें से एक मैं भी हूँ, कि भैया जब तक मैं किसी चीज़ को लिख के नहीं देखती वो चीज़ मुझे अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। मैं सोचती हूँ कि पहले मैंने कोई चीज़ पढ़ ली, सुन ली, समझ ली, खुद से बोल बोल के देख लिया, पढ़ लिया, अब वो मुझे लर्न हो गई। लर्न होने के बाद मैं क्या करती हूँ, उस चीज़ को एक बार लिख के और देख लेती हूँ, तो वो चीज़ एकदम अच्छे से मेरे माइंड के अंदर ग्रैब हो जाती है। और ये वाली आदत काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की होती है, ठीक है। तो वही चीज़ है। और तब तक मान लीजिए अगर मैंने कुछ आंसर लिखा, या फिर आप लोग भी करते होंगे, आप उस चीज़ को तब तक लिखते होंगे जब तक आप उसको सही नहीं लिख देते। आपने कोई आंसर लिखा, आपने कहा अच्छा इसमें तो मैंने ये नहीं लगाया, इसमें तो ये गलती होगी, इसमें तो ये वाला पॉइंट रह गया, चलो दोबारा लिखते हैं। तो वो जो दोबारा जो आप लिख रहे हो ना, वो जो आप रिपीटेशन कर रहे हो, यही आपका बेसिकली एक ड्रिल मेथड हो जाता है, अभ्यास, प्रैक्टिस, समझे। ऐसे जब बच्चों को हम टीचर क्या कहेगा, 2 का टेबल दे देगा कि भैया आपको 2 का टेबल लर्न करना है,
ठीक है, उसने पहले टीचर ने खुद ने क्लास में बच्चों को पढ़ के सुना दिया, अब बच्चों ने वो चीज़ खुद से बोली, रिपीट करी, फिर वो चीज़ उन्होंने बुक से पढ़ी, बुक से पढ़ने के बाद उन्होंने उस चीज़ को लिख के देखा, अब वो खुद से लिख रहे हैं। अब जहाँ पे उन्होंने मिस्टेक कर दी, अरे मम्मी ये तो मेरा गलत हो गया, 2 8 जा तो गलत लिख दिया मैंने, चलो बेटा दोबारा लिखो, दोबारा लिख रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, है ना, कभी 2 5 गलत लिख देते हैं, कभी कुछ गलत लिख देते हैं, तो फिर अगेन उसको लिखते हैं। तो ये जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो वो अभ्यास कर रहे हैं, यही आपका ड्रिल मेथड हो जाता है। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। बस 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट का टाइम देंगे, उसमें पानी पी लूँ, मेरा गला थोड़ा सा सूख गया है, बस 1 मिनट। हाँ, थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका लास्ट मेथड आता है, ये है आपका लेक्चर मेथड। देखो ड्रिल मेथड समझ आया। और देखो स्टूडेंट्स, एक और चीज़, ये मेथड्स केवल इतने ही नहीं होते हैं, ठीक है, अगर आप इस चीज़ की गहराई तक घुसोगे ना तो चीज़ें और डेप्थ में चलती चली जाती हैं। अभी मैं आपको इसलिए चीज़ थोड़ा मोटा मोटे तौर पे समझा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए कि अच्छा भाई ये मेथड ये, तो आपको एक बार में माइंड से लाइक क्लिक हो जाए कि अच्छा ये मेथड ये है, ये मेथड ये है, ठीक है। अदरवाइज अभी हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टीचिंग शुरू नहीं करें, जब हम करेंगे तो अच्छे से बोर्ड पे आपको और उनकी गहराई में लेके चलेंगे थोड़ा सा कि भाई क्या क्या चीज़ें और इसमें क्या हो सकती हैं, क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी ये है कि आपको बस समझ में आ जाए चीज़ें कि भाई ये होता है। इसके बाद देखिए कोई भी अगर मेथड होता है, हर एक मेथड के अपने मेरिट्स भी होते हैं, अपने डिमेरिट्स भी होते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं होती है, ये तो आपको पता होगा। ये तो एक आपने पढ़ा भी होगा लाइक साइंस की बुक में कि लाइक कोई भी चीज़ अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं होती है, 100% ट्रू नहीं होती है ना। हर किसी चीज़ के अपने खुद के मेरिट्स होते हैं, डिमेरिट्स होते हैं, तो वही चीज़ है। तो भैया कोई भी मेथड एकदम सही नहीं होता, ठीक है, उसकी अपनी चीज़ें उसमें होती हैं। देखिए अभी आज के सेशन का लास्ट मेथड है और ये है आपका लेक्चर मेथड। जैसे कि आपको लेक्चर नाम से समझ में आ रहा होगा, है ना, लेक्चर देना, समझे, यानी कि इसको हम हिंदी में व्याख्यान विधि बोलते हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेथड है, ओल्ड मेथड है आपका, ठीक। ये बेसिकली हायर क्लासेस के अंदर इसको यूज़ करते हैं। अब आपने सुना है कभी जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते तो ये बोलते हैं कि आज हमारे वाला लेक्चर चला, कभी सुना है? ऐसे तो नहीं बोलते ना, क्लास बोलते हैं, है ना, पीरियड्स बोलते हैं बच्चे कि आज ये वाला पीरियड हो गया, अब ये वाली क्लास है। इसी तरीके से जब हम क्या कहते हैं बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब मैं बड़ा हो जाता हूँ, जब मैं बड़ा बच्चा बन जाता हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन में आ जाता हूँ, जब मैं कॉलेज लाइफ में आ जाता हूँ, तो हम क्या बोलते हैं? भैया लेक्चर। हमारे जो पीरियड, जो क्लासेस, जो जैसे वर्ड्स है ना, वो लेक्चर्स के अंदर चेंज हो जाते हैं कि भैया आज इन वाली मैम का लेक्चर है, अब इस इतने बजे से इतने बजे तक इन वाले सर का लेक्चर होगा, है ना। तो यही क्या है, ये जो लेक्चर है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम बड़ी क्लासेस के अंदर आ जाते हैं तो टीचर फिर वो ऐसे से पूरा नहीं लिखते हैं कि भैया आपको पढ़ानी है केमिस्ट्री, अब वो पूरा नहीं लिखेंगे एक एक चीज़ें, जैसे स्कूल में लिखते हैं ना टीचर, हर एक चीज़ लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, क्वेश्चन भी लिखते हैं, आंसर्स भी लिखते हैं। अब बड़ी क्लासेस में वही टीचर उनको लेक्चर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? बोलना शुरू कर देते हैं, है ना, वो बोलेंगे, वो बोलते रहते हैं, आप लोग लिखते रहते हो। और ऐसा भी होता है, जब आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, मेरा तो रहा है भैया, सर इतनी तेज बोलते थे कि वो चीज़ें छूट भी जाती थी। कई बार तो सामने वाले की कॉपी में से देख के लिखना पड़ता था, अरे बहन बता दे क्या लिखा है, अच्छा अच्छा ठीक है। सर इतनी लाइक तेजी से उनकी स्पीड हो जाती थी कि इतनी तेज हमारी लिखने की नहीं रहती थी, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता था बीच बीच में। फिर उसको मैं धड़ धड़ से देख दाग के टीपा टापी करके उसको हम लोग कंप्लीट करते थे। तो ये बेसिकली आपका लेक्चर मेथड होता है, ये आपका व्याख्यान विधि हो जाती है। यहाँ पे टीचर लेक्चर्स देता है, बोलता है, और उसके बाद बच्चा उस चीज़ को बेसिकली करता है, ठीक है। इसके अंदर टीचर एक्टिव हो जाता है और बच्चे पैसिव हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चों को कंसंट्रेट करने की बहुत ज़रूरत होती है। जो टीचर आपको बेसिकली बोल रहा है, जो टीचर आपको चीज़ें समझा रहा है, जो टीचर आपको लेक्चर दे रहा है, उसको यहाँ पे ज़रूरत होती है कि भैया बच्चे उसको ध्यान से सुने, वरना वो उनके दिमाग में से ऐसे करके उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा कंसंट्रेट करने की नीड होती है। यहाँ पे टीचर एक्टिव की तरह वर्क करता है और बच्चे यहाँ पे पैसिव हो जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, अरे यार कितना बोरिंग लेक्चर चल रहा है, चलो सो जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो खैर होती है कॉलेजेस लाइफ वगैरह में, तो ये सबके साथ ही होती है कुछ ना कुछ। तो ठीक है, तो यही आपका बेसिकली लेक्चर मेथड है, व्याख्यान विधि है। और आई होप कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। और देखिए इस विधि में खर्चा पानी इतना आता नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी यूज़ होती नहीं है, सीधा बस टीचर्स को इंटरेक्ट करना होता है बोल बोल के बच्चों के साथ। बच्चे अपना लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मस्त अपना। तो ये थे आज के आपके कुछ टीचिंग मैथड्स, कुछ आपकी शिक्षण विधियाँ। आई होप कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा, एंजॉय आप लोगों ने करा होगा।
और भाई सेशन को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बने रहें हमारे साथ और अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमें देते रहें और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और दबा के पढ़ते रहें और यूनिटी बना के रहें। सो थैंक यू।